हाजिरी का फरमान हो गया जारी। परेशान खानदान ने क्या अजर पेश किया। हुक्मरान जमात में दरारें, पार्टी सदारत पर अदम मशावरत, कौन हुआ बरहम, होगा इंकिशाफ। प्रोग्राम में होगा अहम इंकिशाफ। हमें फ़ख्र है अपने पाकिस्तानी होने पे, हमें फ़ख्र है अपने बोल वाला होने पे। प्रोग्राम सुपर वुमेन में मैं हूँ आपके साथ उज़्मा एजाज खान और मेरे साथ मौजूद हैं कुर्रतुल ऐन और असरा आमिर। प्यारे पाकिस्तान को पाकिस्तान के नंबर 1 शो न्यूज़ अलर्ट पे सुपर वुमेन में खुश आमदीद। इदारों से तसादुम, अदलिया मुखालिफ बयानात, नाअहल के लहजे में तलखी, बातें खुलने लगी। नून लीग खलफशार का शिकार, क्या है राज। पार्टी सदारत पर तहफ़्फ़ुज़ात, निसार नाराज। इंतखाबी मार्के की तैयारियां, उम्मीदवार गायब। कागजात नामजदगी मंजूर, लंदन रवानगी नामंजूर। मुफाहिमत की सियासत, मुखालिफत में तब्दील, पुराने हलीफ बने सियासी हरीफ। जी नाज़रीन, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम तारुफ करा दें अपने मेहमानों का, जो कि आजिज़ धामरा साहब हैं जिनका ताल्लुक़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है, और साथ ही साथ हमारे साथ राजा रियाज भी होंगे जिनका ताल्लुक़ PTI से है। इनके भी तज्ज़िया हम लेंगे, लेकिन साथ ही साथ आपको बताते चलेंगे आज की अहम खबर जो नैब तलबी के हवाले से। जी हाँ नाज़रीन, लो आप अपने दाम में सयाद आ गया। बिल्कुल बादशाही निज़ाम के ख़िलाफ़ नैब ने रेफरेंसेस दायर कर दिए हैं और शाही ख़ानदान की नैब में तलबी हुई है। अब शाही ख़ानदान नैब में तलबी के बाद क्यों नहीं पहुंचा। उनका ये कहना था कि जी हमें तो नैब से किसी भी किस्म के कोई नोटिस जारी नहीं हुए। ये मुस्लिम लीग नून की जानिब से बयान आया था, जबकि शाही ख़ानदान के जो खादिम आला हैं वो और उनके बेटे हसन नवाज और हुसैन नवाज को तलब होना था, लेकिन वो नैब में पेश नहीं हुए। साथ ही साथ फवाद चौधरी साहब जिनका ताल्लुक PTI से था, उन्होंने अब से थोड़ी देर पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें उन्होंने कहा था कि हम एक बार फिर से दरख्वास्त करते हैं जस्टिस एजाजुल एहसन साहब से कि वो इसकी जांच पड़ताल करें, वो उसके ऊपर नज़र लगा के रखें और देखें कि किसी किस्म की कोई हेरा फेरी तो नहीं हो रही। उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरह से उन तमाम तर जजेज़ ने जिस तरह से हौसले के साथ, हिम्मत के साथ और जिस तरह उसकी जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के साथ उन्होंने ख्याल रखा तमाम तर चीज़ों का, एक बार फिर से इज्जत की थी। उन्होंने कहा एक बार फिर से उनकी नज़रें इस तरफ मबजूल कराना इंतहाई ज़रूरी है और एजाजुल हसन साहब इसकी जांच पड़ताल ख़ुद से करें और फिर ये बताया जाए कि किस वजह से और क्यों ये जो शाही ख़ानदान था ये नैब में पेश नहीं हुआ। मज़ीद पर बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के आजिज़ धामरा साहब। पहले मैं उनकी आजिज़ धामरा साहब, आज आपने देखी सूरत हाल, शाही ख़ानदान के खादिम आला और उनके शहजादों को पेश होना था, वो नहीं पेश हुए, उन्होंने नहीं बात मानी और उनका ये फरमान जारी हुआ कि जी उनको तो नैब के नोटिस मिले ही नहीं। देखें जी, मेरे ख्याल में मियाँ साहब जिसकी हुकूमत तो अभी बाकी बरकरार है पूरे पाकिस्तान में, मगर वो ये फैसला नहीं कर पा रहे कि आया पाकिस्तान के अंदर उनकी हुकूमत है भी कि नहीं, या उनकी पार्टी की हुकूमत या उनके प्राइम मिनिस्टर, उनके चीफ मिनिस्टर है भी नहीं। मेरे ख्याल में क्योंकि वो ताज़े हुकूमत से निकले हैं और जिस तरह JIT में उनको सामना करना पड़ा सवालों का और जो जुडिशरी का फ़ैसला आया, तो अभी तो ट्रायल होना बाकी था, क्योंकि वो बार बार ये बात करते रहे और रिपीटेशन के साथ ये बात करते रहे कि मेरा कसूर क्या था और मुझे क्यों निकाला गया। तो अब पूरी कौम ये जानना चाहती है मियाँ साहब कि आपको क्यों निकाला गया। हाँ, बेशक आइन के आर्टिकल 62 और 63 जिसका करप्शन से कोई ताल्लुक नहीं, जो गलत बयानी के बुनियाद पर आप नायल हुए, जो सादिक और अमीन के ब्याह पर आप हुए, बाकी आपको क्लीन चिट तो नहीं मिली थी ना अदलिया से कि आप ये बिल्कुल कहें और बिल्कुल गर्दन ऊपर करके ये कह रहे हैं बार बार, ये किसको आप कह रहे हैं कि मेरा कसूर क्या था। भाई करप्शन के हवाले से आपको सज़ा होनी है ट्रायल के बाद, आपको क्लीन चिट मिली नहीं है। तो ये दावा करना कि करप्शन का 1 रुपया भी मेरे ऊपर साबित नहीं हुआ है, मेरे ख्याल में अब वो नैब के ऊपर
असरअंदाज होने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल अब उन्हें पूरी आपका पॉइंट आ गया, बिल्कुल आपका पॉइंट आ गया। आपने कहा कि वो वक्त आ गया है, वो वक्त आ गया है, अब ट्रायल होगा और पता लग जाएगा कि तुम्हें क्यों निकाला। अब जानना चाहते थे ना कि मेरा कसूर क्या है, तो कसूर बताने का वक्त आ गया है कि तुम्हारा कसूर क्या था। तो बताएगी नैब आपको कि तुम्हारा ये कसूर था। साबिक वजीर आजम नैब के सामने पेश नहीं हुए, यही सवाल हम लेके जाएंगे। पीटीआई के राजा रियाज साहब भी हमारे साथ मौजूद है। राजा रियाज साहब, आज अब से थोड़ी देर पहले फवाद चौधरी साहब का बयान आया था और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे हकीकतन, तो उन्होंने ये कहा कि जी जस्टिस एजाजुल एहसन जो कि निगरानी कर रहे हैं इसकी, वो एक दफ़ा फिर से इसको गौर करें और इसको अपनी हिफाजत के साथ, यानी कि जिस तरह से JIT की हिफाजत की गई थी और जिस तरह से तमाम तर मुजिज़ ने उसके ऊपर फैसला लिया था तो उसी तरह से इसकी एक बार फिर से निगरानी की जाए। क्या कहेंगे, क्या PTI का मौक़िफ़ अब है? जी मोहतरमा, पहले तो इन्होंने खुद कहा था कि मुझे क्यों निकाला गया। आज नैब ने इन्हें बुलाया ये बताने के लिए कि आपको क्यों निकाला गया, आपने अरबों रुपए की करप्शन की है और उसके सबूत अब आपने देने हैं कि ये पैसा कहाँ से आया, आप वो सबूत नहीं दे पा रहे। और उसके साथ साथ आज मियाँ साहब ने अपनी सफाई देनी थी जो वो देने नैब के दायरे में नहीं गए। इसका मतलब ये है कि ये पैसा चोरी का है, इसका मतलब ये है कि ये पैसा लूटा गया है, इसका मतलब ये है कि ये पैसा मियाँ साहब ने पाकिस्तान के अवाम का पैसा लूट के मनी लॉन्ड्रिंग करके बाहर भेजा है। तो आज इन्होंने नैब में ना जाके एक तरह से तस्लीम कर लिया है और आज ये साबित हो गया है पाकिस्तान के अवाम को कि ये इन्होंने अरबों रुपए की करप्शन की हुई है। ये जगह जगह लोगों से, पिंडी से लेके लाहौर तक पूछते आए हैं कि मेरा कसूर क्या है। आज जब इनको बुलाया गया कि आए आपको बताएं आपका कसूर क्या है और आपने कितने अरबों की करप्शन की है, तो आज ये नैब में नहीं गए। तो हम एजाजुल हसन साहब जो निगरानी कर रहे हैं इस रेफरेंस के लिए जो फवाद चौधरी साहब ने कहा है, उनसे हम गुजारिश करते हैं कि वो इसको देखें। ये भी बताइएगा राजा रियाज साहब कि कल चौधरी निसार ने भी बहुत से खदशात का इजहार किया और उन्होंने बहुत सी बातें की और ये भी कहा कि तमाम फैसले खुद से कर लिए जाते हैं, मशवरा नहीं लिया जाता। और फिर उन्होंने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि ये सब किया किसका है। ये उन्होंने एक बात की आपके ख्याल में ये इशारा वो किसकी तरफ कर रहे हैं? जी चौधरी निसार साहब जो हैं वो अरसा दराज से मियाँ साहब से नाराज़ है। मियाँ साहब का जो बादशाना और मुग़ल बादशाहों वाला स्टाइल है, वो कहते हैं कि तमाम चीज़ में हमें एतमाद में लिया जाए, पार्टी को एतमाद में लिया जाए। कल भी आपने देखा कि मियाँ नवाज शरीफ साहब ने एक फ़ैसला करके कि फ़लाँ शख्स पार्टी का सदर होगा, उसके बाद मीटिंग बुलाई। तो मैं समझता हूँ उनका बड़ा जायज़ मुतालबा था कि अगर आपने एक फ़ैसला ही कर दिया, एक फ़ैसला अनाउंस कर दिया, तो उसके बाद मीटिंग को बुलाने की मैं समझता हूँ कोई ज़रूरत नहीं रह गई थी। उस मीटिंग का क्या फ़ैसला जिसका जिसका फैसला आपने पहले अनाउंस कर दिया और उसके बाद आप मीटिंग बुला रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये मुग़ल बादशाहों वाली सोच है और इस मुग़ल बादशाहों वाली सोच ने पार्टी को भी तबाह किया है, मुल्क को भी तबाह किया है, अरबों रुपए लूटे हैं, अरबों डॉलर का हमारे पे कर्जा चढ़ा दिया है, हर आदमी 1.5 लाख रुपए का मकरूज कर दिया है। तो मैं समझता हूँ कि मियाँ नवाज शरीफ का एक ये भी बहुत बड़ा कसूर है जो हमारे पे अरबों डॉलर का कर्ज चढ़ा दिया है, अरबों डॉलर खुद लूट लिए और पाकिस्तान का जो है वो गिरवी रख दिया है। ये पाकिस्तानी कौम के साथ जो मियाँ साहब ने ज्यादती की है, आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि इनकी जो इस मुल्क के साथ दुश्मनी है या जो इनकी मोदी के साथ दोस्ती है, उसके और कई सबूत सामने आएंगे और ये बेनकाब होंगे अवाम के सामने और ये अवाम को शक्ल खाने के काबिल नहीं रहेंगे। सही फरमाया आपने राजा रियाज साहब। हमारे साथ दो बड़ी सियासी जमातें इस वक्त जो मुल्क की हैं, उनके दोनों ही मौजूद गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। मैं आपकी तरफ आऊँगी। आपका ताल्लुक है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। आजिज़ धामरा साहब, आपकी मैं तवज्जो इस तरफ दिलाना चाहूँगी, कल आसिफ जरदारी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और उन्होंने भी साफ इनकार किया जो डिमांड इस वक्त मुस्लिम लीग नून और ख़ास तौर पर मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ कर रहे हैं कि आइन के 62-63 में जो है वो तरमीम की जाए। उस हवाले से उनके जो इत्तेहादी हैं उन्होंने भी उनको तनख्वाह छोड़ दिया है। अभी हमें ज़राए से भी ये बात मालूम हुई है कि मौलाना फजलुर रहमान ने भी इस बारे में किसी तरह से उनका साथ देने से इनकार कर दिया है कि वो नहीं चाहते। अगर आइन से ये शिक ही निकाल दी जाएगी कि सादिक और अमीन की जो शिक है निकाल देंगे तो आइन को मस्त करने वाली बात है। क्या कहेंगे इस हवाले से आप?
क्या आगे हम फ्यूचर में क्या एक्सपेक्ट करें? क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने इस बयान पर कायम रहेगी? देखिए, ये मकाफात अमल है जो मियाँ साहब को सामने आ रहा है, और ये बददियानती थी कि जब 18th अमेंडमेंट हो रही थी इस मुल्क के अंदर, तमाम जो स्टेक होल्डर्स थे जो नेशनल असेंबली में मौजूद थे, पार्लियामानी ग्रुप, और उसमें पीपल्स पार्टी ने बात की थी कि आए जनाब हम मिल बैठ के आइन से वो तमाम शिकें जिसको हम डिस्कस करें। तो आइन के आर्टिकल 62 और 63 भी ज़ेर बहस आया था, मगर क्योंकि ये आर्टिकल जो था वो एक फेवरेट लीडर नवाज शरीफ साहब के जनरल ज़ियाउल हक का था, इसलिए उन्होंने ये गुस्ताखी करना तस्वर नहीं की कि उनके आर्टिकल्स को यहाँ से निकाला जाए। और उनकी बददियानती इस बात में थी कि वो इसी आर्टिकल के तहत पीपल्स पार्टी की हुकूमत का खात्मा चाहते थे, जिसके लिए वो अमली तौर पर काला कोट पहनकर मेमो स्कैंडल केस में सुप्रीम कोर्ट में भी गए थे। तो आज अगर आपने खुद झूठ बोला मियाँ साहब, इसमें आइन के आर्टिकल 63 और 62 का क्या कसूर है? आपने खुद गलत बयानी की है, इसलिए आपके ऊपर ये कानून है वो नाफिज हो गया, ये आर्टिकल नाफिज हो गए। मेरे ख्याल में मियाँ साहब की जो परेशानी है उसके दो सबब साहब, ये तो इसी तरह फील हो रहा है कि जब इनको अपनी जरूरत महसूस हो रही है तो तब ये महसूस कर रहे हैं कि इस आइन में अब तब्दीली लाने की अब वक्त आया है, ज़रूरत है। ये वही बात आ जाती है जो आप कह रहे हैं कि अब ही इनको क्यों ज़रूरत महसूस हुई, इन्होंने 4 साल का अरसा मुकम्मल किया। मैं एक अहम बात करने जा रहा हूँ, दूसरी आखिरी बात करने जा रहा हूँ कि मियाँ साहब एक तो अदालत से पूछ रहे हैं कि मेरा कसूर क्या है, और दूसरी बात उन्हें पता था कि इस तरह की सिचुएशन में जब वो सदर नहीं रहेंगे, पार्टी का नया सदर आएगा या नया प्राइम मिनिस्टर आएगा, तो खुद उनके ख़ानदान के अंदर जो तरह की सिचुएशन थी, और उन्हें पता था कि इस सूरत में उनका ख़ानदान के अंदर भी इख्तिलाफात सामने आएंगे। और आपने देखा कि शहबाज शरीफ के हवाले से एक अनाउंसमेंट हुई, उससे विथड्रा किया गया, और सदारत के लिए भी एक अनाउंसमेंट की, उससे विथड्रा किया गया। तो जो मियाँ साहब की पार्टी के साथ साथ उनके खानदान के अंदर जो इख्तिलाफात हैं और वो डिवाइड होने का खदशा जो है मियाँ साहब को, वो सख्त परेशान कर रहा है मियाँ साहब को। अच्छा ठीक है, आजिज़ धामरा साहब आप ही की जानिब आऊँगी, चूँकि सिलसिला पीपल्स पार्टी की जानिब से उठा था 62-63 के हवाले से, उसकी आइन में तरमीम करने जाने के हवाले से। इससे पहले खुर्शीद शाह साहब ने भी कोई महीना 1.5 महीने पहले हम सुन भी रहे थे, उनके बयान भी सामने आ रहे थे, उनका ये कहा जा रहा था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने मौक़िफ़ पे थी कि 62-63 का जो आइन है और जो तरमीम है उसको ख़त्म किया जाए या उसको किस तरह से आगे लेके जाया जाए। जिस वक्त पीपल्स पार्टी की बात की जा रही थी, और अब जबकि मियाँ नवाज शरीफ के साथ खुद ये सब कुछ है, खुद इसकी जद में आ गए, इस आर्टिकल की जद में, तो अब वो ये कह रहे हैं कि नहीं जी, फौरी तौर पर जो है वो 62-63 में तरमीम की जाए। साथ ही साथ लाहौर हाई कोर्ट में ये चैलेंज कर दिया गया। मुझे सिर्फ ये बताइएगा कि जो भी हुक्मरान जमात जो होती है, जो इसकी जद में आती है, वो चिल्लाने लगती है। अभी मौलाना फजलुर रहमान साहब ने भी इसकी मुखालफत की, इसको अपोज किया, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी। तो ये एक दो धारी तलवार जो है ये लटकी रहने देना चाहिए ना, कम से कम जो हुक्मरान है वो थोड़े से तो अपने आपे में रहते हैं इससे। देखें, यही बात है कि फ़र्द वाहिद की तरफ से या उनकी ख्वाहिश की बुनियाद पर आइन में तब्दीलियाँ मुमकिन नहीं है। जब 18th अमेंडमेंट हुई थी तो पीपल्स पार्टी ने कहा था कि आए के आर्टिकल वाइज हमने डिस्कशन की थी आइन में, और 8वीं तरमीम का खात्मा किया था पीपल्स पार्टी ने। बहुत बड़ी डेवलपमेंट थी ये। उसके साथ साथ अपने ये भी एक शिक्र की थी कि जो 2 मरतबा प्राइम मिनिस्टर हुए हैं, तीसरी बार पाबंदी थी, तो पीपल्स पार्टी ने तो वो भी उठाई। और तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस जब एक मैच्योर टाइमिंग थी इसकी डिस्कशन की, तब आपने ये बात नहीं की। अब आपकी ख्वाहिश पे ये सब कुछ क्यों हो? और जब तीसरी बार की प्राइम मिनिस्टर की पाबंदी ख़त्म की पीपल्स पार्टी ने, तो उसका फ़ायदा पीपल्स पार्टी को बिल्कुल नहीं था, क्योंकि बीबी शहीद हो चुकी थी, उसके बाद हमारी गवर्नमेंट आई थी। इसका बेनिफिशियरी नवाज शरीफ नहीं बनना था। तो मीठा मीठा हाउ हाउ और कड़वा कड़वा तू जो आपको सूट कर रही थी हमारे अमेंडमेंट, वो आपने की, जो सूट नहीं कर रही थी वो नहीं की। तो अब तो आपका बिल्कुल यही बात मैं और यही सवाल साहब से करूंगी। राजा रियाज साहब, आपका ताल्लुक पीटीआई से, एक तरफ हमने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को देखा, उनका भी ये मौक़िफ़ रहा था पहले भी कि 62-63 को ख़त्म किया जाए, उसके बाद अब मियां नवाज शरीफ नून लीग का ये मुतालबा, पीटीआई इसको कैसे देखती है? पीटीआई का स्टांस क्या रहेगा? क्योंकि 62-63 आर्टिकल के और आइन की रूह से ये एक ऐसी दो धारी तलवार है जो हुक्मरानों के सर पे लटकी रहनी चाहिए। जी, मैं समझता हूं कि ये 62 और 63 किसी सूरत ख़त्म नहीं होने देगी पीटीआई। और खान साहब ने बड़ा बरमला कहा है कि अगर इस किस्म की कोई नवाज शरीफ ने कोशिश की
तो मैं इंशाल्लाह पाकिस्तान के अवाम को सड़कों पे लेके आऊँगा, क्योंकि हम ये समझते हैं कि सादक और अमीन होना किसी भी कौमी सरबराह के लिए, वज़ीर आज़म के लिए इंतहाई ज़रूरी है। जिस मुल्क का वज़ीर आज़म झूठा होगा, बेईमान होगा, उस आदमी को किसी सूरत ये जेब नहीं देता कि वो मुल्क का वज़ीर आज़म बने। इसलिए हम 68-63 की हमायत करते हैं, समझते हैं कि ये बहुत ज़रूरी है। मियाँ साहब क्योंकि आप झूठे करार पा गए हैं, मियाँ साहब क्योंकि आप सादक और अमीन नहीं रहे, तो वो इसके ख़िलाफ़ आप कुआड़ा लेके निकल पड़े हैं। हम किसी सूरत ये कुल्हाड़ी नहीं चलने देंगे, किसी सूरत 62-63 को ख़त्म नहीं करने दिया जाएगा, क्योंकि हम ये समझते हैं कि 62 और 63 से आपको एक दयानतदार, सच्चा, सादक और अमीन वज़ीर आज़म मिलता है या कोई अवामी नुमाइंदा मिलता है। तो इसलिए ये पाकिस्तान के अवाम का फैसला है, ये पाकिस्तान के आइन का फैसला है। राजा रियाज साहब, लाहौर हाई कोर्ट में इसको दरख्वास्त दायर की गई थी, इसको चैलेंज कर दिया गया है, और जो अवाम है, जो सियासी पार्टियां, वो भी नहीं चाहती कि इसको ख़त्म किया जाए। तो सियासी पार्टियां, जबकि मियां नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून का ये कहना है कि वो तमाम तर सियासी पार्टियों को इस बारे में एक पेज पे लाना चाहते हैं। जी, कोई सियासी जमात मेरे ख्याल में इनके साथ इस सफ़र में शामिल नहीं होगी। इवन मौलाना फजल रहमान साहब भी इससे इनकार करेंगे। जो कोई इनका इस सूरत में साथ देगा वो समझा जाएगा कि वो चोरों और लुटेरों के साथ है। आपने देखा है कि पीपल्स पार्टी ने भी अपने आप को इससे अलहदा कर लिया है, क्योंकि इस स्टेज पे जो 62 और 63 को या नवाज शरीफ की ज़ात को बचाने के लिए आइन में अगर तरमीम की गई, तो इसका मतलब यह है कि चोरों और डाकुओं को बचाने के लिए यह की जा रही है। और पाकिस्तान की कोई भी सियासी जमात ये जुर्रत नहीं करेगी वो खुल्ला इन चोरों और डाकुओं ने, जिन्होंने पाकिस्तान के अरबों रुपए लूटे हैं, जिन्होंने पाकिस्तान को आज इस पाकिस्तान के अवाम का जो चूल्हा जो जलना बंद हुआ है वो इनकी वजह से बंद हुआ है। इस वजह से कोई भी पाकिस्तानी ये नहीं चाहता कि वो खत्म किया। बिल्कुल ठीक। तमाम तर सूरत हाल जो कि नाज़रीन हमने आपसे डिस्कस भी की, और हम बात कर रहे थे नैब रेफरेंस भी, और हमने बात की थी कि नैब ने तलब किया था शाही ख़ानदान के शाही हुक्मरानों को। हमारे नुमाइंदे जाफ़र बिन यार भी मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि वजूहात क्या रही। जाफ़र, हमें आगे कीजिएगा, हुआ क्या था, किस वजह से? क्योंकि मुस्लिम लीग नून का जो कहना है और उनका जो बयान सामने आया, उनका ये कहना है कि नैब से तो उन्हें कोई नोटिस ही नहीं मिला, तो वो तलब क्या होते? शाही हुक्मरान और शाही ख़ानदान घर में बैठा रह गया। जी, आज नैब की जानिब से उनको नोटिस वसूल हुए, तो ये इस पे मैं आपको थोड़ा सा बता चलूँ कि बड़े वसूख ज़राए से बता रहा हूँ कि नैब ने नोटिस वसूल करवाए हैं। जाती उमरा में उनकी रिहाइशगाह पर नोटिस वसूल हो चुके हैं, लेकिन अब शरीफ फैमिली की जानिब से टीवी चैनल पर मुख्तलिफ बयान आ रहे हैं कि हमें किसी किस्म का नोटिस वसूल नहीं हुआ। अगर नोटिस वसूल नहीं हुआ तो पिंडी से नैब के अफसरान लाहौर करने के आए थे। लाहौर नैब ऑफिस के बाद जो इतनी सैकड़ों की तादाद में पुलिस एहलकार तैनात कर दिए गए थे, लाहौर में जो प्रोटोकॉल लगा दिया गया था, इसका मकसद क्या था? इसका मकसद सिर्फ ये था कि नोटिस वसूल हो चुका था, शरीफ फैमिली इससे बखूबी आगाह थी, जाना था, लेकिन इन्हें किन्होंने मशवरा दिया या नवाज शरीफ का अपना ये है था कि आज पेश नहीं होना, जबकि ये जो लाहौर के नैब अफसर है उनका कहना है कि ये अगर इसमें किसी बात की सदाकत नहीं है, नोटिस वसूल नहीं हुआ, तो हम जिम्मेदार हैं। जाती उमरा में ये नोटिस वसूल करवाया कि बाकायदा उनके मुलाजमीन के दस्तखत है, हर चीज़ मौजूद है। ठीक है, आपसे मजीद भी बात करेंगे नाज़रीन। जाती उमरा में ये वसूल किए गए और जो उनके मुलाजमीन थे उनके दस्तखत वहाँ पे मौजूद हैं, और जबकि मुस्लिम लीग नून की जानिब से ये कहा जा रहा था कि वो नैब में क्यों पेश हों, जबकि उन्होंने नोटिस वसूल ही नहीं किए। साथ ही साथ चूँकि वो वक्त आ गया था जहाँ पे ये उन्हें बताना था, मुस्लिम लीग नून को ये बताना था, उन हुक्मरानों को बताना था, उन खादिम आला को बताना था कि तुम्हारा कसूर ये था, करप्शन के दावेदार, और जो करप्शन से बचने के लिए जो तुम हथकंडे इस्तेमाल कर रहे थे और अब दावा करोगे कि इन तमाम तर करप्शन के जिम्मेदार तुम ही हो, वो तमाम तर कसूर तुम्हें बताने थे जिसके लिए तुम पेश नहीं हो। लेकिन कब तक चुप होगे? कभी ना कभी तो सामने ज़रूर आओगे। वक्त तो एक ब्रेक का, वापस आएंगे तो मजीद भी बात करेंगे। मजीद देखिए, कागजात नामजदगी मंजूर, उम्मीदवार इलेक्शन कमीशन में पेश क्यों ना हुई, उठेगा राज से पर्दा। आप देख रहे हैं पाकिस्तान का नंबर 1 शो न्यूज अलर्ट विद सुपर वुमन।
वेलकम बैक टू द शो व्यूवर्स। अब हम बात करेंगे ख़वातीन से जुड़ी खबरों के हवाले से और सियासत में ख़वातीन के किरदार के हवाले से। हमारा सेगमेंट है वुमेन अलर्ट। इलेक्शन कमीशन ने NA 120 से मुस्लिम लीग नून की उम्मीदवार कुलसूम नवाज के कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए। रिटर्निंग ऑफिसर ने अपोजिशन जमातों की जानिब से कागजात नामजदगी पर लगाए गए एतराज़ात मुस्तरद कर दिए। अवामी तहरीक के उम्मीदवार इश्तियाक चौधरी ने कुलसूम नवाज के कागजात नामजदगी मंजूर करने के खिलाफ इलेक्शन ट्रिब्यूनल में अपील दायर की, जिसके मुताबिक रिटर्निंग ऑफिसर ने हकायक के बरक्स कुलसूम नवाज के कागजात नामजदगी मंजूर किए। अपील में इस्तदा की गई कि मंजूरी कलअदम करार दी जाए। बोल हर सतह पर हक और सच की आवाज बुलंद करता रहा है और खवातीन के हुकूक के लिए भरपूर आवाज उठाई है। खादिम आला की बहू और हमजा शहबाज की साबिका अहलिया आयशा अहद ने सोशल मीडिया पैगाम में बोल की काविशों को सराहा और बोल के गैर जानिबदार रहते हुए मामला उठाने पर खुसूसी शुक्रिया अदा किया। उनका कहना है कि दीगर मीडिया हाउसेस को भी बोल की तकलीद करते हुए सच का साथ देना चाहिए। जी हाँ व्यूअर्स, हल्का NA 120 के इलेक्शंस होने जा रहे हैं और कुलसूम नवाज इलेक्शन कमीशन के सामने पेश भी ना हुई और उनके कागजात नामजदगी भी मंजूर कर लिए गए। बात करेंगे सबसे पहले राजा रियाज साहब से। राजा रियाज साहब, ये बताइएगा कि पाकिस्तान अवामी तहरीक ने भी इस मंजूरी को चैलेंज कर दिया है। आपको क्या लग रहा है कि NA 120 के इलेक्शंस कुलसूम नवाज लड़ पाएंगी या नहीं? इस वक्त क्या सिचुएशन देख रहे हैं आप? जी, मेरा ख्याल है कि क्योंकि उनके कागज रिटर्निंग अफसर ने सही करार दिए हैं तो अब अपील में गए हैं, देखते हैं। लेकिन मुझे लग ये रहा है कि उनके कागजात रिजेक्ट नहीं होंगे और वो कुलसूम नवाज जो हैं वो हल्का NA 120 से इलेक्शन लड़ेंगी। हम चाहते हैं कि वो इलेक्शन लड़े, हम चाहते हैं कि इनको भागने का मौका ना मिले और इंशाअल्लाह ताला इमरान खान साहब खुद आएंगे, सल्का में खुद कैंपेन चलाएंगे और इंशाअल्लाह बेगम कुलसूम नवाज को एक ज़बरदस्त किस्म की शिकस्त होगी हल्का 120 से। हम खान साहब की क़यादत से में तमाम पार्टी के जो लोग हैं वो वहाँ पे काम करेंगे। जैसे इलेक्शन नज़दीक आएगा तमाम दोस्त वहाँ पे कैंपेन को चलाएंगे और इंशाल्लाह मियाँ नवाज शरीफ साहब को एक और बड़ा दचका लगने वाला है जब इनको 120 में के अवाम इनसे माफ़ी मांगेंगे। अब 120 के अवाम इनको खुदाफिज कहेंगे और इंशाल्लाह पाकिस्तान तरीक़े इंसाफ की जो कैंडिडेट है वो भारी अक्सरियत से सल्का से कामयाब होंगे। ठीक है जी राजा शाह साहब, आपने अपना यहाँ पर हमें दिया है पॉइंट ऑफ व्यू। यहाँ पर हम बात करते हैं फिरदौस आशिक अवान साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा। फिरदौस साहिबा, ये बताइएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अभी ये मुतालबा किया है कि इलेक्शन कमीशन जो है उसकी तश्कील 9 होनी चाहिए। इस वक्त जब आप देख रही हैं कि कुलसूम नवाज यहाँ पर मौजूद भी नहीं थी फिर भी उनके कागजात मंजूर कर लिए गए, इस वक्त कितनी ज़्यादा ज़रूरत है इलेक्शन कमीशन में रिफॉर्म्स की, तश्कील 9 की 2018 के इलेक्शन से पहले? देखिए, ये 2013 के इलेक्शन से ये चीज महसूस की गई और सरेआम लोगों ने देखा कि किस तरह इलेक्शन कमीशन बेबसी की तस्वीर बना हुआ था और 342 हल्कों में जब इलेक्शन हो रहा था तो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान एक खामोश तमाशाई बन के चुप साध के आंखें बंद करके इस मुल्क के साथ खेती हो रही थी, मैंडेट चोरी हो रहा था और धड़ाधड़ स्टैंपिंग हो रही थी। लेकिन इलेक्शन कमीशन अपना किरदार अदा करने में नाकाम रहा और जो जुडिशल कमीशन बना उसके अंदर जो फाइंडिंग्स आई 40 से ज़्यादा ऐसी गलतियाँ कोताहियाँ उनकी निशानदेही हुई और वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के रोल पे उंगलियाँ उठाई गई और उनको रेटिफाई करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के जरिए उसके जुडिशल कमीशन के जरिए इनको पावर कराया कि आप इनकी तस्दीक करें और ये सारी रिफॉर्म इंट्रोड्यूस कराएं ताकि अगले इलेक्शन तक ये सारे जो लैकुनाज हैं, जो गैप्स हैं और जिस वजह से ये सब कुछ हुआ वो उसको दोबारा से ना दोहराया जाए। तो आप देखें कि इलेक्शन कमीशन टच से मस नहीं हुआ। ये लूला लंगड़ा इलेक्शन कमीशन जो है इसने पूरे पाकिस्तान के अवाम के असल जो कह लें कि मुजरम है वो ये इलेक्शन कमीशन है, क्योंकि जब जिसने क़यादत का चुनाव करना है
जिसमें अवामी नुमाइंदों को पार्लियामेंट तक रसाई देनी है, जब वो खुद बैसाखियों के सहारे खड़ा हो और जब वो किसी खुद सियासी जमात का अलाकार हो, उससे आप क्या तवक्को कर सकते हैं कि वहाँ फेयर फ्री ट्रांसपेरेंट इलेक्शन जो है उसको यकीनी बना सकता है। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी और सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है आइंदा इलेक्शन से पहले रिकॉन्स्टिट्यूशन रिस्ट्रक्चराइजेशन ऑफ द करंट इलेक्शन कमीशन, क्योंकि जो मौजूदा मेंबरान हैं वो नून लीग के बिल्कुल फिरदौस साहिबा, ये भी बताइएगा कि अभी क्योंकि ये जो इलेक्शन है हम इसमें देख रहे हैं कि जो 2 स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट्स हैं वो ख़वातीन हैं। आयशा आहद ने भी जो है बात की है बोल के हवाले से कि बोल ने उन्हें बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है, उन्होंने बहुत अप्रिशिएट किया है कि उनके केस में बोल ने सपोर्ट किया। आप उनके हवाले से क्या कहना चाहती हैं कि नून लीग ने जिस तरह से एक रवैया इख्तियार किया है अपने ही घर की खातून के साथ, तो क्या वो अपने जो सियासत में ख़वातीन को भेजते हैं, उनका आप क्या फ्यूचर देख रही हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि बोल ने सिर्फ आयशा आहद के लिए नहीं जंग लड़ी, बोल ने पाकिस्तान की हर बेटी और पाकिस्तान की हर पिसी हुई लाचार बेबस ख़वातीन की जंग लड़ी है और उनका मुकदमा लड़ा है। और इसलिए बोल का रोल आयशा आहद तक कन्फाइंड नहीं, बोल पाकिस्तान की हर उस खातून के साथ है जिसके साथ इंसाफी हो, उसका इस्तेहसाल हो और उसको एक खातून होते हुए अपनी जाती हवस और स्पेसिफिक माइंडसेट का शिकार हो। तो बोल हमेशा वहाँ खड़ा नजर आया और उसने हमेशा हक और सच का साथ दिया। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने। आयशा का इशू जो है वो इस हवाले से यूनिक है कि तमाम चैनल जो है वो उनकी अक्सरियत से भी वो शादी वफादारी में लगी हुई थी और वो कोशिश कर रहे थे कि किसी तरह हमारे इख्तियारात ना रुक जाएं, किसी तरह बादशाह सलामत जिले सुबहानी हमारे चैनल पे वो कवरेज देने से नाराज ना हो जाए। तो बोल को चूँकि इख्तियारात से दिलचस्पी नहीं, पाकिस्तान के वकार दिलचस्पी है, बोल को जो है वो जाती मफादात नहीं कौमी मफादात अजीज है। बोल को जो है वो किसी शख्सियत की जंग नहीं लड़नी, पाकिस्तान के अवाम और इस कौम की जंग लड़नी है। बिल्कुल, इसलिए आपने देखा वो हमेशा हर मजलूम नजर आया। बिल्कुल तो ठीक है। जो है एक मजलूम औरत की तरह अपनी आवाज बुलंद कर रही थी, जो बेबस इस रियासती जो मौजूदा हुकूमत के रवैये उनकी दहशत गर्दी का शिकार थी। तो बोल ने कमजोर को सहारा दे के उसकी ताकत दे के ये साबित किया कि पाकिस्तान के अंदर जहाँ इस्तेसाल होगा, जहाँ नाइंसाफी होगी, जहाँ रूल ऑफ लॉ की धज्जियाँ बखेरी जाएंगी और जहाँ आप वक्त का फिरौन जो है आइन और कानून को घर की लौंडी बनाएगा, जो है पाकिस्तान के अवाम। बिल्कुल आपने ठीक कहा फिरदौस साहिबा, आपकी बात हमने सुनी और ऐसा ही है कि बोल ने किसी एक शख्सियत के लिए जंग नहीं लड़नी, बल्कि बोल ने पूरे पाकिस्तान की आवाम के लिए, पाकिस्तान की ख़वातीन के लिए, उनको स्ट्रेंथन करने के लिए ये जंग लड़नी है और ये जंग हम लड़ते रहेंगे। व्यूवर्स, यहाँ पर हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए न्यूज़ अलर्ट विद सुपर वुमेन। प्रोग्राम में बताएंगे मुफाहिमत के बादशाह की क्या है नई मसलहत, साबिक सदर ने दिया किसको मशवरा, अदलिया से महाज़ाराई पड़ गई महंगी, नाअहल के खिलाफ क्या फैसला सामने आ गया, होगा सनसनीखेज इंकिशाफ। आप देख रहे हैं पाकिस्तान का नंबर 1 शो न्यूज़ अलर्ट विद सुपर वुमेन। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक व्यूअर्स। अब हम बात करेंगे गुज़श्ता रोज़ होने वाली आसिफ अली जरदारी, जो कि साबिक सदर भी रहे। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने बहुत सी बातें की, बहुत सी चीज़ें जो हैं उन्होंने वो आयां की और उन्होंने इस हवाले से बताया कि किसी भी तरह का ग्रैंड अलायंस नहीं होने जा रहा उनका मौजूदा हुकूमत या नवाज़ शरीफ के साथ। इस हवाले से हम अपने गेस्ट के साथ भी बात करेंगे कि किस तरह से नवाज़ शरीफ साहब ने जिस तरह ऑफर्स दी हैं और अब नवाज़ शरीफ अब पीपल्स पार्टी के साथ, ख़ास तौर पे आसिफ अली जरदारी साहब के साथ एक अलायंस की सिचुएशन चाह रहे हैं और अब इस वक्त उनको ज़रूरत महसूस हो रही है कि वो आसिफ अली जरदारी के साथ जो है वो ताल्लुकात को बेहतर करें, जबकि उन्होंने इतना अरसा हुकूमत पे रहते हुए उनके साथ किसी भी तरह का कोई राब्ता नहीं
नहीं किया, जबकि आसिफ अली जरदारी साहब ने बारहा कोशिश की उनसे मिलने की भी, उनसे रब्ता करने की भी, लेकिन वहाँ से कोई भी जवाब नहीं आया। इस हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ हमारे गेस्ट भी मौजूद हैं जो जिनका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से है। आजिज़ धामरा साहब, आजिज़ धामरा साहब बताइएगा, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की आसिफ अली जरदारी ने और उन्होंने साफ दो टोक अल्फाज में इनकार कर दिया कि हम किसी भी तरह से नवाज शरीफ का साथ नहीं देंगे, हम जमहूरियत के साथ खड़े हैं और साथ खड़े रहेंगे। क्या कहेंगे आप इस हवाले से? देखिए, पहली बात तो मैं ये कह दूं कि आसिफ अली जरदारी साहब ने बार बार राब्ते की करने की कोशिश की मियाँ साहब से, या ये वो बात, ये एक थ्योरीज थी जो चलती थी बाज़ औक़ात कभी कभी मीडिया में। ऐसी कोई बात नहीं। आसिफ अली जरदारी साहब इस मुल्क की बड़ी पार्टी जो सेनेट में भी एक अक्सरियत रख रही थी, उससे राब्ता करने की कभी कभी ज़रूरत अगर हुक्मरानों को पड़ती होगी, वो अलग एक मसला है, मगर आसिफ जरदारी साहब के लिए मजबूरी नहीं थी कि मियाँ साहब उनसे राब्ता करें। नहीं, इस पॉइंट ऑफ व्यू से सर, इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि जब नवाज शरीफ साहब के भाई की डेथ हुई थी तो अफसोस करने के पॉइंट ऑफ व्यू से वो मुलाकात करना चाह रहे थे, लेकिन नवाज शरीफ साहब ने उस वक्त इनकार कर दिया था उनसे मिलने से, अपने कुछ हामियों के कहने पर। इस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ये बात कर रही हूँ। जी हाँ, ये अलबत्ता ठीक है कि एक ज़ाती ताल्लुकात के बुनियाद पर, एक हमदर्दी के बुनियाद पर भी वो बात थी, क्योंकि वो डरे हुए थे, गुस्से में हुए थे कि कहीं आसिफ अली जरदारी साहब से राब्ते की वजह से उन्हें कोई नुकसान ना पहुंच जाए। तो बहरहाल एक बात ये है, और दूसरी बात ये कि जब JIT का फैसला आने वाला था, जब हुक्मरानों को ये पता था और उनके सारे मियाँ साहब और उनके हमनवाओं को, अचानक एक हमदर्दी पैदा हो गई पीपल्स पार्टी से और शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो से, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो से और यूसुफ रज़ा गिलानी साहब से, जिसके लिए बड़े ज़बरदस्त किस्म के मुतालबात करते रहे मियाँ साहब के इस्तीफ़ा दें, और जब कोर्ट का फैसला आया तो कहा आप रिज़ाइन दे दें, जब क्लियर हो जाएंगे तो आप आके बैठ जाएंगे। ये अचानक जो एक हमदर्दी पैदा हो गई थी, मुफादात के बुनियाद पर जो हमदर्दी पीपल्स पार्टी से पैदा हो गई, और अभी भी ये बातें कभी कभी मीडिया में आती हैं कि शायद पीपल्स पार्टी नवाज शरीफ को बचाने के लिए आगे आए। तो आसिफ साहब ने जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो एक वजाहती प्रेस कॉन्फ्रेंस है कि माजी में भी जो 2014 में उन्होंने इस सिस्टम की बका के लिए साथ दिया था मियाँ साहब का, इत्फाक से उस टाइम वज़ीर आज़म मियाँ नवाज शरीफ थे। अगर कोई भी वज़ीर आज़म होते, अगर वहाँ इमरान खान वज़ीर आज़म होते और उनके अगेंस्ट पार्लियामेंट के ऊपर इस तरह का धरना होता, तो हम स्टैंड करते, चाहे वज़ीर आज़म इमरान खान होते। तो ये बात क्लियर कट एक वाज़ेह पोजीशन पीपल्स पार्टी की है। और अभी भी ये बातें चल रही हैं कि आसिफ साहब जो आए हैं पाकिस्तान में, शायद वो कोई तरामीम के हवाले से या मियाँ साहब की मदद करने के लिए आए हैं, इसलिए उन्होंने ये वजाहत की है कि अब ऐसी कोई ज़रूरत नहीं जा रही है। तमाम पार्टी इलेक्शन में जा रही हैं और पीपल्स पार्टी भरपूर तैयारी के साथ इलेक्शन में जा रही है। यानी आप अपना इलेक्शन लड़ने की पूरी तैयारी कर रहे हैं, आप किसी भी तरह का कोई अलायंस नहीं करने वाले नून लीग के साथ? जी बिल्कुल, हमने कहा है कि अभी तक हमारा नून लीग समेत किसी भी पार्टी से इत्तेहाद का अब तो कोई ऐसी मैच्योर डिस्कस नहीं हो पा रही है। हम अपने तौर पर पीपल्स पार्टी जो है वो पंजाब समेत और पूरे पाकिस्तान के अंदर एक भरपूर इंतखाबी मुहिम का एक इरादा भी रखती है, और आप देख रहे हैं कि जलसों का आगाज़ हमने कर दिया है। और पंजाब के अंदर जो लोग कहते थे कि पीपल्स पार्टी के जलसे में जो है अब वो 500 कुर्सियां भी नहीं भरी जाती, तो चन्यूट का जो जलसा था, वो जितना क्राउड अंदर ग्राउंड में था, उतना ही क्राउड जो है वो बाहर मौजूद था। ठीक है आजिज़ धामरा साहब, बिल्कुल हम बिल्कुल समझ गए हैं। बहुत सारे लोगों की परेशानी का सबब भी है। अपना स्टांस जो है वो अकेले ही आगे लेके बढ़ना चाहती है, ये तो आपने बिल्कुल बताया। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिस तरह से चिन्योट में उसने जलसा किया, वो तमाम तर बातें और वो तमाम तर जलसा और वो लोग इस बात का सबूत हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अकेले वन मैन शो करके आगे बढ़ना चाहती है। 2018 के इलेक्शन में आने वाला वक्त बताएगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किस जगह पे और किस तरह से खड़ी है। बहरहाल उनकी तरफ से कोशिशें जारी हैं, लेकिन साथ ही साथ अहम खबर एक और जो हमारे पास है, वो लाहौर हाई कोर्ट में नवाज शरीफ के खिलाफ जो तौहीन अदालत की दरखास्त थी, उसके ऊपर फैसला महफूज कर लिया गया है। ये अहम खबर हम आपको देते चले, लेकिन साथ ही साथ ये भी बताते चले आपको, ये उन तमाम तर तकारीर के ऊपर थी जो उन्होंने रैली के दौरान अदलिया मुखालिफ तकारीर की थी। साथ में दूसरा एक और जो एक अहम नुकता था वो ये कि नवाज शरीफ को जब पाकिस्तान की 50 साल तकरीबात थी, उसमें एक सर का खिताब दिया गया था, उसके ऊपर भी दरखास्त दायर की गई है, जिसमें सर का खिताब वापस लेने की बात की गई है। हम बात करेंगे, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे भी हैं, उनसे जानते हैं। ये बताइए जाफर बिन यार कि आप इस जो टेक्निकलिटीज़ हैं, पहले तो सबसे पहले उससे आगाह कीजिएगा। तौहीन अदालत की जो दरख्वास्त थी उस हवाले से क्या कहा गया है, क्योंकि हमारे पास जो खबरें हैं वो जो फैसला है वो महफूज कर लिया गया है। जी, लाहौर हाई कोर्ट में मियां नवाज शरीफ नाअहल वज़ीर आज़म के खिलाफ एक दरख्वास्त तौहीन अदालत की दायर की गई थी,
जिसमें दरख्वास्त गुजार का कहना था कि वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ को जब सुप्रीम कोर्ट की जानिब से नाअहल किया गया तो उन्होंने अवाम में घुल मिलने के लिए एक रैली निकाली। रैली पिंडी से लाहौर पहुंची तो रास्ते में मियां नवाज शरीफ ने खिताब किया और खिताब में वो उन्होंने वही बातें रिपीट की जो जेलम में, जो गुजरांवाला में, जो मरीदके में, जो लाहौर में उन्होंने तौहीन अदालत की, आला अदलिया के ख़िलाफ़ नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए। उनका कहना था कि शायद हमारी जो नाअहली ये आला अदलिया का इसमें बहुत ज़्यादा किरदार है। अवाम ने मुझको मुंतखब किया 20 करोड़ अवाम ने, लेकिन 5 जजों ने उसको सिर्फ जस्ट थोड़े से मिनटों में उसका जो है दरम बरम कर दिया। तो इस पर तौहीन अदालत की एक दरख्वास्त दायर हुई है। दरख्वास्त गुजार का कहना है कि नवाज शरीफ को खिलाफ गद्दारी का मुकदमा दायर किया जाए, इनको याद नाअहल करा दिया जाए। जबकि सरकारी वकील का इस सिलसिले में कहना था कि तौहीन अदालत की दरख्वास्त। जाफर यार, अगर आप हमें सुन पा रहे हैं तो हम ये भी जानना चाहेंगे, क्योंकि ये पॉइंट तो हमारे पास आ गया, ये भी जानना चाहेंगे कि जो सर का खिताब दिया गया उस हवाले से भी दरख्वास्त दायर की गई है कि ये सर का खिताब वापस लिया जाए। अगर आप सुन पा रहे हैं तो नाज़रीन इस हवाले से भी बात करेंगे। हमारा अभी राब्ता मुनक़ता हो गया है, ब्रेक पे जाएंगे, लेकिन ब्रेक से जब वापस आएंगे तो ज़रूर इस हवाले से डिटेल जानने की कोशिश करेंगे। आप रहिएगा हमारे साथ। आले शरीफ का यौम हिसाब, कब खत्म होगा खेल, कब होगी जेल। आप देख रहे हैं पाकिस्तान का नंबर 1 शो न्यूज अलर्ट विद सुपर वुमन। वेलकम बैक टू द शो व्यूअर्स। अब हम बात करेंगे कुछ नैब रेफरेंसेस के हवाले से। पनामा केस का अगला मरहला और नैब हमें मुतहर्रिक दिखाई दे रहा है। वॉल्यूम 10 JIT की जो कॉपी थी वो भी नैब को पेश कर दी गई है और अब सिर्फ 21 दिन बाकी रह गए हैं जब फैसला आएगा शरीफ ख़ानदान के हवाले से। क्या फ़ैसला उनके हक़ में आएगा या फिर ख़िलाफ़ आएगा? सबसे पहले बात करेंगे राजा रियाज साहब से। राजा साहब, आज पहला दिन था पेशी का और शरीफ ख़ानदान हमें गायब दिखाई दिया। क्या देख रहे हैं आप आगे नैब रेफरेंस के हवाले से? जी मुझे लग ये रहा है कि मियाँ ख़ानदान ने ये फ़ैसला किया है कि हमने अब JIT में तो ये पेश हुए थे, लेकिन नैब के सामने पेश होने से ये अवॉइड करेंगे और अगर ये पेश ना हुए तो ये समझा जाएगा कि ये मुल्ज़म है, क्योंकि इनके पास ना JIT में कुछ कागज़ था, सबूत था अपने आप को क्लियर करने के लिए अपनी सफाई में, और ना ही ये नैब को कोई कागज़ या कोई ऐसी चीज़ मुहैया कर सकते हैं जिससे ये साबित हो कि ये मनी लॉन्ड्रिंग नहीं हुई या ये करप्शन का पैसा नहीं है। तो क्योंकि ये पैसा करप्शन का है और मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, ये कोई सबूत नहीं दे सकेंगे और इनके खिलाफ रेफरेंस दायर होगा और आप देखेंगे कि इंशाल्लाह चंद हफ्तों के अंदर अंदर मियां नवाज शरीफ को सजा होगी, उनके बच्चों को सजा होगी और ये अडयाला जेल में होंगे इसके बगैर। और इनको इस चीज़ का भी जवाब मिल जाएगा जो ये बार बार कहते थे कि मुझे क्यों निकाला गया। बड़ा एक तफसीली जब अदालत का फैसला आएगा, जो नैब की अदालत है, जब उसका फैसला आ जाएगा तो बड़ी अच्छी तरह, वैसे समझ तो इन्हें बहुत अच्छी तरह है, लेकिन मजीद अच्छी तरह इनके 14 तबक रोशन हो जाएंगे और इनको समझ आ जाएगी। राजा रियाज साहब ठीक कहा आपने बिल्कुल। यहाँ पर मैं आजिज धामरा साहब आपकी तरफ आऊंगी, वक्त कम है, बस आप मुख्तसरन जवाब दीजिएगा। 2018 के इलेक्शंस में आप नून लीग को कहाँ देख रहे हैं? अगर नैब रेफरेंसेस का जो फैसला आता है नैब की तरफ से वो इनके खिलाफ आ जाता है तो? देखिए, नैब का जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि वो भी इतनी पारसा नहीं रही है और माजी में खुद सुप्रीम कोर्ट ने नैब के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क और सवाल या निशानी छोड़ी है और उसकी कारकर्दगी पर बड़ी एक तनकीदी रिमार्क्स मिले हैं। मगर जितने भी रेफरेंसेस में नैब ने इंक्वायरी की है, मगर ये केस एक इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि अब नैब की खुद क्रेडिबिलिटी का भी सवाल बन चुका है और सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट इस केस को देख रही है और उन्होंने ये रेफ़र किया है सुप्रीम कोर्ट ने और एक जज भी उसके ऊपर बैठा है। तो ये केस जो है मेरे ख्याल में नैब की बाकी साबका जो जितने भी रेफरेंसेस में उसकी कारकर्दगी रही है, जिसपे मैं तो क्या मगर खुद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स भी आते रहे हैं, मगर इस केस के हवाले से मेरे ख्याल में नैब कोई भी दाएं बाएं शाएं नहीं कर सकती। बिल्कुल ठीक कहा आपने आजिज धामरा साहब, बहुत शुक्रिया आपका। राजा रियाज साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपना वक्त दिया। हमारे बात तो अगर की जाए नैब रेफरेंसेस के हवाले से 21 दिन बाकी रह गए हैं और अब देखते हैं कि क्या फ़ैसला आएगा। हम भी वेट कर रहे हैं, आप भी वेट कीजिए। और यहाँ पर व्यूअर्स हमारे शो का जो वक्त है वो भी अब ख़त्म होता है। इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात करेंगे कुछ मज़ीद ख़बरों के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।
कल के प्रोग्राम में एहतिसाब से फरार, क्या है सजा, करेंगे अहम हकायक बेनकाब।